छो कि अपने खास सफर में आज हम आ पहुंचे हैं गुजरात के एक बेहद खास जिले साबरकांठा में। इस जिले का नाम साबरमती नदी के नाम पर पड़ा है। साबरकांठा का अपना एक लंबा इतिहास है। नमस्कार, केम छो जनाब, मैं आपसे पूछ रही हूँ माँ गुजरात साबरकांठा जिला में छूँ और मजा में छूँ। चलिए सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं गुजरात के साबरकांठा जिले में हूँ और साबरकांठा जिला जिसका नाम साबरमती नदी के नाम से पड़ा है। साबरमती नदी यहाँ से पुशीना की तरफ से गुजरती है, लेकिन साबरकांठा में सबसे ज़्यादा जो देखने वाली बातें हैं वो ख़ास हैं और हम आपको उन तक लेकर जाएंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के 22 साल के शासन में साबरकांठा को क्या मिला। क्या इस जिले के लोग बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं या फिर यहाँ एंटी इनकम्बेंसी लहर नजर आ रही है। साबरकांठा को जीतना बीजेपी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इस इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। साबरकांठा जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी को महज 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। साबरकांठा के सियासी संग्राम के बारे में बताने से पहले हम आपको ईडरगढ़ की कहानी बताएंगे, क्योंकि एक जमाने में कहावत थी, जिसने ईडरगढ़ जीत लिया उसने गुजरात जीत लिया। दिल्ली से भी जो राजा यहाँ पर चढ़ाई के लिए आते थे, तब भी ये कहा जाता था कि ईडरगढ़ जिसने जीता उसने पूरे गुजरात पर कब्जा कर लिया। मेरे ठीक पीछे जो एक बड़ा महल आपको दिखाई दे रहा है वो राजा का महल है और ऊपर ही वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा एक कुटिया की तरह दिखाई देता है। एक पत्थर पर वो टिका हुआ है, वो रानी का महल है। ये भी बहुत अचंभे की बात है कि ये पत्थर आज तक नीचे गिरा नहीं है। लेकिन आज का ईदरगढ़ क्या कहता है? क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे? आखिर ईदरगढ़ के निवासियों के दिल में क्या है? वो किसके हक में वोट डालने वाले हैं? हम 50 साल से हैं। अच्छा, कुछ बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला है, ऐसा ही है। एक पत्थर भी, एक कांकरी भी नहीं गिरी है। अच्छा, आसपास रहने वाले लोग बढ़ गए? बढ़ गई। अच्छा, अभी तो बहुत विकास बहुत हुआ है। अच्छा, तो किसका आपको लगता है विकास किसका जाता है? विकास तो भाजपा का है। साबरकांठा का ईडरगढ़ अपनी लकड़ी के खिलौनों के लिए मशहूर रहा है, लेकिन बदलते वक्त के साथ बच्चों के खिलौने भी बदल गए हैं। उनकी जगह चीन में तैयार खिलौनों ने ले ली है, जो सस्ते भी पड़ते हैं। इसके अलावा लकड़ी की कमी भी बड़ी परेशानी है। ये सारे खिलौने लकड़ी के हैं। ये कुछ लकड़ी के फ्रूट्स बनाए गए हैं। ये सब लकड़ी के खिलौने हैं? हाँ, सब लकड़ी के खिलौने हैं। ये कितने का है जो आपके हाथ में? कौन सा? वो आपको 150। 150। तो और ये कितने का है? वो 150 की जोड़ी है। 150 का ये जोड़ा है। तो बच्चे अब खरीदते हैं ज्यादा कि नहीं खरीदते हैं? खरीदते हैं। खरीदते हैं। हाँ। तो कितना काम में फर्क पड़ा है अभी? अभी वो चाइना आता है ना, इसलिए उसमें फर्क पड़ा। मतलब चाइना का जो मार्केट है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपने भी ऐसे चाइना की मार्केट वाले कुछ खिलौने लगा लिए हैं यहाँ पर। क्यों उसने जगह क्यों ले ली लकड़ी के खिलौने? लकड़ी का कम हो गया, लकड़ा नहीं मिलता है ना, इसलिए ज़्यादा रमकड़ा खिलौना बंद हो गया। इसलिए थोड़ा सा चाइना रखना पड़ता है और वो भी चलता है ना, वो भी लकड़ी का भी चलता है। आपका ये लकड़ी का सस्ता है या चाइनीज वाला सस्ता है? हाँ, चाइनीज वाला सस्ता पड़ेगा। हालांकि यहाँ के कुछ कारीगर आज भी अपनी इस कला को संजोए हुए हैं और वो अपनी अगली पीढ़ी तक इसे पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी शिकायत है कि सरकारी मदद की कमी उनकी राह में आड़े आ रही है। मोबाइल आ गया, नई नई गेमें आ रही है, उसकी वजह से ये धंधा लुप्त होने वाला। अभी बच्चों को सब खाली मोबाइल ही दे दो। तो चाइनीज भी देख रही हूँ मैं आपकी गली में, काफी चाइनीज सामान लगा। चाइना तो है, चाइना का माल का लेना देना कुछ नहीं अपने से। चाइना की जगह चाइना है, अपना इंडिया का बनना चाहिए। मेरे गवर्नमेंट से एक ही प्रार्थना है, गवर्नमेंट मदद करे, हम यहाँ बनाएंगे चाइना से भी अच्छा माल। मोदी जी तो कहते हैं ना कि चाइना से अच्छा बनाइए, मेक इन इंडिया की बात। हाँ, वो तो मदद मिलनी चाहिए। तो आपको फर्क पड़ा उससे कुछ? नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरा तो आपका फायदा हुआ उससे? उससे फायदा तो क्या नहीं, अपने को मदद मिलेगी तो अपन करेंगे सब काम। अच्छा, आप तक मेक इन इंडिया का कुछ असर नजर नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया। अभी तो कोई नेता मंत्री आते नहीं, खाली बात करते हैं, चले जाते हैं बस। अच्छा, तो मदद होगी तो अच्छा होगा। मेरी इच्छा है काम करने के लिए। साबरकांठा के ईडरगढ़ के बाद हम पहुंचे हिम्मतनगर। इतिहास के पन्नों से निकलकर हिम्मतनगर वर्तमान के धरातल पर विकास की नई कहानी लिख रहा है। साबरकांठा का मेन सेंटर जो है वो हिम्मतनगर है। पहले हिम्मतनगर का नाम अहमदनगर हुआ करता था, लेकिन वो काफ़ी पुरानी बात है।
शुरुआत से ही ये जगह लोगों की अक्सर पसंदीदा रही है, चाहे वो रजवाड़े रहे हों या फिर अंग्रेज़, क्योंकि लगातार हमेशा से इसी को ही सेंटर बना करके रखा गया। यहाँ का इतिहास अगर माना जाए तो पूरी तरह से रॉयल रहा है। राजाओं की कहानी यहाँ पर पूरी तरह से पुराने से चलती आ रही है और अंग्रेज़ों की अगर बात करें तो उनकी भी निशानियाँ यहाँ दिखाई देती हैं। मेरे ठीक पीछे जो इस वक्त लाइब्रेरी दिखाई दे रही है, ये यहाँ का टावर रोड पर है और ये टावर जो है लाइब्रेरी टावर है और ये 1942 में यहाँ पर बनाई गई थी, यानी कि अंग्रेज़ों की भी बनाई हुई इमारतें यहाँ पर हैं, तो वहीं पर महल भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ से हमने अपने सफर को आगे बढ़ाया। चाय पर चर्चा बहुत हो चुकी थी, इस बार हमने नाश्ते पर चर्चा की और हिम्मतनगर के लोगों का चुनावी मूड भांपने का प्रयास किया। ये स्वादिष्ट नाश्ता है जिसमें रोक नहीं सकते हैं। हरी ये मिर्चें हैं जो तड़के वाली हैं, बहुत ही साधारण, बहुत ही सस्ता, और ये हल्दी की पूरी और बटाटा की सब्जी। ये बताइए, चुनाव अभी चल रहा है तो चुनाव में कितना आपको लगता है क्या माहौल अब जाने वाला है? काका कांग्रेस के थे, भाई था भाजपा के थे। तो भाजपा का आप कह रहे हैं? अच्छा, तो ये यहाँ का माहौल है साबरकाठा का। साबरकाठा अपनी पतंगों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ साल के 3 महीने आसमान में पतंगे दिखाई देती हैं, जिससे कई घरों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन आपको बता दें, पतंगे भले ही हिम्मतनगर में बनती हों, लेकिन इसे उड़ाने का मांझा उत्तर प्रदेश से बनकर आता है। 14 जनवरी तक यहाँ पर पतंग का माहौल रहता है, क्योंकि ख़ास तौर से अगर बताएं कि या कोई मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो सिर्फ पतंगे जो हैं वो हाथ से बनाई जाती हैं आसपास के इलाकों में, लेकिन जो बाकी जो रील जो होती है, मांझे का जो पूरा ये सेट होता है, ये यूपी से आता है, यानी कि गुजरात में उत्तर प्रदेश से ये मांझा यहाँ पर आता है। और लगभग हर शख्स, जितने भी बच्चे होते हैं, वो इसी मौसम में यहाँ पर पतंग का पूरा आनंद लेते हैं। मौसम चुनाव का है तो ये जानना भी जरूरी था कि जीएसटी और नोटबंदी का पतंग के कारोबार पर कितना असर पड़ा और इस बार क्या सोच रहा है हिम्मतनगर का युवा मतदाता। जीएसटी नोटबंदी कुछ फर्क पड़ा है इससे? जीएसटी फर्क पड़ेगा ना। 18% वो खाली फिरकी पे 18% टैक्स पड़ता है। खाली फिरकी लेंगे कि 18% टैक्स भरेंगे, तो फिर नुकसान कुछ लगा तो होगा ना उसमें। इसलिए रेडीमेड अच्छा, एक बात सुन लो, 18% में फिरकी लेनी, 40 रुपए की फिरकी आएगी, उसमें 18% लगेगा। 18% में तुम्हारे 10 रुपए का मुनाफा लग जाता है, तो कमाएगा क्या? तो नुकसान इस चीज़ को लेकर। ये बताओ कि अगर नुकसान हुआ तो ऐसे में चुनाव पे कुछ फर्क पड़ने वाला है? चुनाव में पड़े ना। हाँ, पड़ेगा। तो उतना खुश नहीं लग रहे हैं उसको? वहाँ वो नहीं पता। किसका लगता है यहाँ पे क्या माहौल है? भाजपा का। अच्छा, फिर भी नुकसान है फिर भी? हाँ, फिर भी। साबरकाठा में हमारा सफर जारी था। इसी दौरान हम एक ऐसे गांव पहुंचे जहां दिल्ली से लेकर गोवा तक मौजूद था। इस एक गांव में अलग अलग टोलों का नाम देश के अलग अलग राज्यों के नाम पर रखा गया है, यानी इस एक गांव में समूचा हिंदुस्तान समाया हुआ है। ये गुजरात के साबरकाठा में वीरपुर गांव है और गजब का गांव है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले ही इस गांव ने अपने मोहल्लों के नाम बदल दिए और नाम रखे राज्यों के नाम पर। मैं पहले पूछती हूँ कौन से मोहल्ले में रहता है? आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? कौन से उसमें रहते हैं? गुजरात पार्क में। गुजरात पार्क में। आप? हम भी गुजरात पार्क में। हम बिहार पार्क। हम दिल्ली में। दिल्ली पार्क में। आप? हरियाणा पार्क। हरियाणा पार्क। तो बेटा आप बताओ, आप कहाँ रहते हो? गोवा पार्क। गोवा पार्क। और आप? गुजरात पार्क। गुजरात पार्क। अच्छा, ये बताओ कश्मीर पार्क कहाँ है यहाँ पर? उस तरफ है। तो आप सब लोग सारा कितना है यहाँ पे, मालूम है आपको कितने हैं? कौन से हैं, नाम बताओ। चलो। बिहार, गोवा, कश्मीर, दिल्ली, गुजरात। ये सब आपके गांव में है? हाँ, हरियाणा भी, पंजाब। अच्छा। ये सब बच्चे जो हैं एक गांव में रहते हुए अलग अलग राज्यों का लुत्फ ले रहे हैं। ये बताइए कि अलग अलग राज्यों के नाम पे कैसे नाम पड़ गए? अभी पहले वो बम्बई में राज ठाकरे साहब थे ना, उन्होंने मराठी यहाँ रह सकते हैं ऐसा बोला था, तो बम्बई की हमारे गुजरात यहाँ वीरपुर में वो छाप खड़ी करने के देश में एकता होना चाहिए। देश सबका है, देश हमारा अकेले का नहीं कि भाई मराठा है, मैं मराठा हूँ तो ये नहीं रह सकते, मुसलमान नहीं रह सकते। इसलिए देश की एकता के लिए ये सब हमारे गांव में सरपंच साहब ने ये सब किया। आखिर इस गांव के इस तरह से नामकरण के पीछे की सोच क्या है? क्यों एक गांव में पूरा देश बसाने की कोशिश की जा रही है? हमने ये भी जानने की कोशिश की। केम छो फारूक भाई? बस मजा में। ये बताइए कि ये गांव इस तरह से बनाने के लिए आपने पूरे के पूरे 20 राज्य शामिल कर लिए यहाँ पर?
देखिए अभी और भी बच्चे हैं, लेकिन क्या वो भी आ जाएंगे? अभी जो नया डेवलप होगा तो पूरा भारत समझ आएगा। अभी जो राजनीति चल रही है, हम 10 साल से जो देख रहे हैं हमारा भारत किस दिशा तरफ जा रहा है, बहुत दुख की बात है। सभी देशवासी को दिल पे चोट लग रही है। हमको विकास से ज़्यादा वो हमें पुराना प्यार वापस चाहिए। अभी देशवासियों को आपकी बातों से लगता है कि अभी चुनावी माहौल भी अच्छा खासा गर्म है, तो उस पर क्या असर होने वाला? चुनावी माहौल तो मैं मानता हूँ कि विकास के लेवल की जो बात होती है वो गलत है। वो हम तो यही चाहते हैं कि भारत एक होगा तो महासत्ता बनेगा। हमारे पड़ोसी देश चाइना की मंशा क्या है, पाकिस्तान की मंशा क्या है? वो चाहता है कि भारत को अंदर अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर भारतीय, बिहार, वो लोग आपस में झगड़े और हम हमला करके भारत को कब्जा करें। तो पहले बात यही बननी चाहिए। धर्म के नाम पर ना तो इंसान बटेगा ना वोट। भारत मजबूत नहीं होगा। अगर बांटेगा तो भारत मजबूत नहीं होगा। देश विदेश के पर्यटकों के लिए गुजरात एक फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसकी एक झलक हमें साबरकांठा में भी देखने को मिली, जहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जंगल के बीचों बीच बेहद खूबसूरत टेंट हाउस बनाए गए हैं, जहाँ आप शहर के शोरगुल को छोड़कर कुदरत के करीब पहुँच सकते हैं। गुजरात की अगर कच्छ में खूबसूरती है तो साबरकांठा में कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। अब रात हो चुकी है, दिन भर साबरकांठा में हम घूम चुके हैं और वो सब जगहों को देखा है जो साबरकांठा को खूबसूरत बनाता है। लेकिन मैं अब आपको ये जगह दिखाती हूँ जो कि पोलो है, जंगल का इलाका है पूरा, और यहाँ पर दूर दूर तक ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते। लेकिन ये जो पोलो सिटी बनाई गई है, टेंट सिटी बनाई गई है पोलो में, और इस तरह के टेंट सिटी के कॉन्सेप्ट अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। पिछले 2-3 साल से ये कॉन्सेप्ट शुरू किए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आए, इस जंगल के इलाके में ठहरें और रात का लुत्फ जो है वो जंगल के इस इलाके में। और उसके बाद इसको टूरिज़्म के तौर पर ख़ास तौर से गुजरात सरकार ने प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की है और यहाँ पर फेस्टिवल्स भी किए हैं। और इसी के साथ साथ इस जगह में जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ से सिर्फ अगर कुछ कदम और आगे चलते हैं तो राजस्थान बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो साबरकांठा का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ी सीमा जो है वो राजस्थान बॉर्डर से लगती है और दूसरे राज्य की सीमा वहाँ से शुरू हो जाती है। इसी का असर यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि राजस्थान की संस्कृति, उसका कल्चर जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। खान पान में दिखाई देता है, वेशभूषा में भी दिखाई देता है। और दिन भर की इस साबरकांठा की सैर में साबरकांठा को जानते पहचानते हुए और साबरकांठा की उन खास जगहों पर जाने के बाद अब हम भी थक गए हैं और आराम करने की तरफ चलते हैं। साबरकांठा से इतना ही। अगली कड़ी में दिखाएंगे गुजरात का एक और शहर और पूछेंगे वहाँ के लोगों से केम छो। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, बनासकांठा।